Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter Introduction to Probability. Already one lecture is over on this topic in which we solved the question of exercise 7.1 and exercise 7.2. Today we are going to start with the new exercise, that is exercise 7.3 and 7.4. So 7.3 में exercise के अगर हम concept की बात करें तो वहां पर दो चीजें हैं. One is sample space and another one is the event. Sample space क्या होता है? जब हम event को organize करते हैं या event कोई होना है, उसकी all possibilities जो हैं, उसकी क्या क्या possibilities हो सकती हैं, वो आपका कहलाता है sample space. Suppose करो एक डाइस को मैंने रोल किया, डाइस को रोल करने पे क्या होगा? मेरा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. So the combination of these all numbers from 1 to 6, this is known as a sample space. अब मैं बात करती हूँ event की. तो event क्या है? अब मैंने बोला कि what is the probability of coming 6 when we roll the dice. जब हम dice को roll करते हैं तो 6 के आने की probability क्या है? तो event क्या हो गया इस केस में? आपका 6 हो गया कि 6 जो है वो कब आएगा, उसकी probability आपको calculate करनी है. तो it means the number of events that are favorable divided by the total number of events, यानी कि event divided by sample space, that is known as the probability. Now depending upon these concepts we are going to solve the question of exercise 7.3. So the first question is, question number 1 is, when a single 6-sided die is rolled, एक सिंगल 6-sided die है जिसको रोल किया गया, what is the total number of possible outcomes in the sample space? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे सैंपल स्पेस के अंदर? देखो सिंगल 6-sided डाई है तो सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से, और इसमें हम क्या लिखते हैं? जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आउटकम आने की वो सारी पॉसिबिलिटीज निकालते हैं. सो पॉसिबिलिटीज क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये मेरे पास क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया. उसने क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम डिनोट क्या किससे करते हैं? एन. किसकी आउटकम्स पूछ रहा है? वो सैंपल स्पेस की पूछ रहा है, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिखूंगी एस. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू कितनी है? ये 6 नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई? 6 हो गई. In this way you can find the solution. Now moving to the next question, that is question number 2. Question number 2 is, write down the sample space for the following. नीचे दिए गए क्वेश्चंस के लिए आपको क्या लिखना है? सैंपल स्पेस लिखना है. तो फर्स्ट पार्ट है रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर. रोलिंग अ डाइस की बात करें तो रोलिंग अ डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यही होगा सैंपल स्पेस. और टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की बात करें तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में क्या आएगा मेरे पास? दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो मैं हेड को डिनोट करती हूँ कि एच है और टेल को डिनोट करती हूँ कि टेल. अब उसने पूछा है कि सैंपल स्पेस देखना है आपको किसके लिए? जब आप एक डाइस को रोल कर रहे हो और कॉइन को टॉस कर रहे हो, दोनों को एक साथ करेंगे. तो दोनों को अगर मैं एक साथ करूं तो उस केस में मेरा सैंपल स्पेस जो है वो क्या बन सकता है? सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखो 1 के साथ मेरे पास हेड भी आ सकता है, 1 के साथ मेरे पास टेल भी आ सकता है, राइट. 2 के साथ हेड भी आ सकता है, 2 के साथ टेल भी आ सकता है, 3 के साथ हेड भी आ सकता है और 3 के साथ टेल भी आ सकता है. सिमिलर वे में 4 के साथ हेड भी आ सकता है और 4 के साथ टेल भी आ सकता है. 5 के साथ हेड भी आ सकता है एंड 5 के साथ टेल भी आ सकता है. लास्ट कॉम्बिनेशन है 6 के साथ हेड भी आ सकता है एंड 6 के साथ टेल भी आ सकता है. सो these all are 1H से लेकर के 60 तक, ये सारे मेरे पास क्या हो गए? पॉसिबल आउटकम्स हो गए. किसके? फर्स्ट पार्ट के. जब मैं एक डाइस को रोल करूं और कॉइन को टॉस करूं एक साथ में, तो मेरे पास क्या होगा? ये सारे कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन्ड होंगे. तो सैंपल स्पेस तो मैंने इस केस में लिख दिया. अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूंगी तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस केस में कितना हो गया? 12 हो गया. काउंट कर लेना आंसर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
In this way you can find the solution of part 1. Now moving to the next second case की अगर हम बात करें तो second part में क्या दे रखा है, choosing a random integer between -5 and +5. -5 and +5 के बीच में कोई भी एक random integer जो है वो चूज करना है. तो इस केस में अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूंगी तो सैंपल स्पेस ऑल्सो इंक्लूड द नंबर -5 and +5. सो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या बनेगा, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, राइट. फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर पार्ट नंबर सेकेंड. अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसके अंदर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट कहता है ए बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स. अगर एक बॉक्स के अंदर क्या है, 5 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 7 रेड बॉल्स हैं. सो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम एंड 1 बॉल जो है वो एक रेंडमली कोई भी चूज की जाती है. तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस. अब इस केस में आपके पास दो तरीके का सैंपल स्पेस हो सकता है. फर्स्ट केस इज, थर्ड में केस 1 क्या है आपके पास कि बॉल्स आर आइडेंटिकल. बॉल्स जो हैं, बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल. अब मेरे पास बैग में क्या थी, दो तरीके की बॉल्स थी. कैसी थी, एक तो ग्रीन कलर की बॉल थी. ग्रीन कलर की बॉल को मैं डिनोट करती हूँ G से, एंड दूसरी बॉल्स जो थी वो थी मेरे पास रेड कलर की बॉल, तो वहां पर उसको मैंने डिनोट कर दिया R से. क्योंकि सेम कलर की बॉल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो ग्रीन कलर की 5 बॉल्स हैं तो मैं उसको एक ही उससे डिनोट करूंगी, दैट इज G. एंड रेड कलर की जो 7 बॉल्स हैं उसको मैं डिनोट करूंगी R से. तो यहां पर मेरे पास सैंपल स्पेस जो बनेगा, सैंपल स्पेस दैट इज S इज इक्वल टू G, R. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पर कितने आ जाएंगे मेरे पास, 2. जब क्या है, बॉल्स आइडेंटिकल हैं. अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 क्या कहता है कि सेम कलर बॉल्स आर इंडिविजुअली डिस्टिंग्विशेबल. मींस हमारे पास जो 5 ग्रीन बॉल हैं वो क्या है, सेपरेट ग्रीन बॉल्स हैं. मतलब उन ग्रीन बॉल में भी हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई अलग अलग कर सकते हैं. 7 जो रेड बॉल्स हैं उनको भी मैं अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. तो इस केस में मेरे पास जो सैंपल स्पेस आएगा उसमें मैं ग्रीन कलर की बॉल को G से डिनोट नहीं करूंगी, उसमें इंडिविजुअल ग्रीन बॉल्स को अलग अलग नाम दिया जाएगा, जैसे कि G1, G2, G3, G4 एंड G5. 5 ग्रीन बॉल्स थी. नेक्स्ट इज 7 रेड बॉल्स हैं तो उनको मैं दूंगी R1, R2, R3, R4, R5, R6 and R7. So in this case, number of samples is equal to 12. In this way, you can find the solution of the question. Now, moving to the last question of exercise 7.3, that is question number 3. Question number 3 is, in a village fair, there are 3 popular snacks: samosa, pakoras and bhajis. And for drinks, villagers can choose either chai or lassi. दो चीजें हैं. One is snacks. Snacks में क्या क्या है, 3 popular snacks हैं. First one is samosa, second one is pakoda and third one is bhaji, right? And drinks की बात करें तो drinks में दो चीजें हैं. One is chai and another one is lassi. फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन. तो हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्नैक्स एंड ड्रिंक्स. सैंपल स्पेस एस जो है वो क्या होगा मेरे पास, पहला है समोसा जो है उसको लोग विलेजर्स चूज करें विद चाय, राइट. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज समोसा जो है वो चूज किया गया विद लस्सी. थर्ड वन इज पकोड़ा विद चाय, पकोड़ा विद लस्सी. नेक्स्ट इज भाजी विद चाय एंड भाजी विद लस्सी. दिस इज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्नैक्स एंड ड्रिंक्स. तो सैंपल स्पेस में कितने आए, नंबर ऑफ सैंपल्स n of s इज इक्वल टू 6. ये होगा.
अब वो कहता है सेकंड पार्ट में लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक। अब क्या करना है, सिर्फ समोसा को एज अ स्नैक चूज करना है, तो वो इवेंट कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इवेंट लिखूं सेकंड पार्ट में, तो जिसके अंदर आपके पास समोसा एज अ स्नैक है सिर्फ वही इवेंट होगा। वन इज समोसा विद चाय एंड सेकंड वन इज समोसा विद लस्सी। नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं n ऑफ e, n मींस नंबर ऑफ, नंबर ब्रैकेट जो है वो आपका ऑफ शो करता है, e लिखा है इट मींस नंबर ऑफ इवेंट्स। सो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब इस केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, द नंबर ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 6 दैट कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 3. In this way you can find the solution of the question. This is all about the exercise 7.3. For 7.4 there is one concept that is known as the tree diagram. Next topic है tree diagram. ट्री डायग्राम जो है वो एक मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट को शो करता है। इसको हम समझते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बास्केट, 2 बास्केट्स हैं, वन इज बास्केट ए एंड अनदर इज बास्केट बी, राइट। बास्केट ए के अंदर 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस, सेकेंड बास्केट यानी कि बास्केट बी के अंदर 1 बनाना एंड 1 मैंगो। नेक्स्ट इज यू रेंडमली पिक 1 फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। आपको रेंडमली क्या पिक करना है, एक फ्रूट जो है वो पिक करना है फ्रॉम ईच बास्केट। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बनाना है, एक ट्री डायग्राम बनाना है। तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, 2 स्टेप का एक्सपेरिमेंट हो गया। एक है बास्केट ए में से पिक करोगे आप, एक है सेकंड स्टेप में आप बास्केट बी में से पिक करोगे। तो बास्केट ए में अगर ट्री डायग्राम में मैं देखूं तो बास्केट ए में मैं पिक करूंगी तो या तो वो एप्पल आएगा या फिर वो ऑरेंज आएगा। अब सेकंड स्टेप में मैं जाती हूं तो बास्केट बी के अंदर अगर फर्स्ट में मान लो मेरे पास एप्पल आया तो बास्केट बी में फिर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, क्या हो गई, या तो वो बनाना आएगा या वो मैंगो आएगा। अगर ऑरेंज आया था तो फिर से मेरे पास 2 ऑप्शंस हो गए, ऑरेंज के साथ में या तो वो बनाना आएगा या फिर सेकंड पिक में क्या आएगा, मैंगो आएगा। दिस इज नोन एज द ट्री डायग्राम। इसको क्या दिखाते हैं हम, ट्री डायग्राम बोलते हैं। दिस इज अ मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट। मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, बास्केट ए में से फ्रूट पिक किया, सेकंड स्टेप के अंदर मैंने बास्केट बी में से जो है वो फ्रूट पिक किया। ये था फर्स्ट पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। अब वो कहता है लिस्ट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को मैं यहां पर लिस्ट करने की बजाय मैं यही लिस्ट कर देती हूँ। यहां मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बना, एप्पल बनाना, सेकंड कॉम्बिनेशन इज एप्पल मैंगो, थर्ड कॉम्बिनेशन इज ऑरेंज बनाना, फोर्थ कॉम्बिनेशन इज ऑरेंज मैंगो। सो दिस इज known as sample space denoted by S, right? ये हो गया मेरे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब मैं बात करती हूँ थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना। सो अब मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर मैं सेकंड पार्ट से निकालूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आते हैं, 1 2 3 4, ये 4 आ गए। इवेंट उसने क्या बोला है, आपको क्या चाहिए, एप्पल चाहिए और एप्पल के साथ में आपको क्या चाहिए, बनाना चाहिए। एप्पल और बनाना का इवेंट कौन सा है, एक इवेंट है, तो नंबर ऑफ इवेंट जो आएंगे दैट इज इक्वल टू 1। वो क्या आ गया, 1 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी को मैं किससे डिनोट करती हूं, पी से, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। एंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवेंट की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई is equal to n of e divided by n of s, that is equal to 1 divided by 4. In this way you can find the solution of question number 1. Now moving to this next question, let us start with the second question. Second question में वो कहता है कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, रेड कलर पेन है, रेड पेन है, ब्लू पेन है एंड ग्रीन कलर पेन है। 3 रेड पेन्स हैं, 3 red pens, 4 blue pens and 2 green pens, right?
अब वो कह रहा है कि रेंडमली बिना बॉक्स में देखे आपको क्या करना है, पेन पिक करना है। सो व्हाट इज द, सबसे फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड ड्रॉ द ट्री डायग्राम। देखो फर्स्ट पिक में अगर मैं ट्री डायग्राम बनाती हूं तो ट्री डायग्राम मेरा क्या बनेगा, ट्री डायग्राम पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली बारी में रेड आ जाए या ब्लू आ जाए, ग्रीन कलर का पेन आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। ये किसकी है, फर्स्ट पिक की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब सेकंड पिक की पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पिक की पॉसिबिलिटी उसने ये नहीं कहा कि अगर फर्स्ट टाइम आपका रेड आ गया तो सेकंड टाइम रेड नहीं आना चाहिए। It is not said in the question whether when you pick the first pen that is of red color, then it is not possible that second pick is also is not red, वो red नहीं होगा। So red अगर मैंने first pick में pick कर लिया तो मेरे पास फिर से 3 possibilities हो गई। वो रेड कलर का पेन भी हो सकता है, ब्लू कलर का पेन भी हो सकता है, ग्रीन कलर का पेन भी हो सकता है। ब्लू कलर का अगर मैंने पिक किया तो मेरे पास फिर से पॉसिबिलिटी हो गई, वो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। थर्ड, अगर मेरे पास वो ग्रीन कलर का पेन था तो मेरे पास फिर से पॉसिबिलिटी है कि वो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। सो टोटल मेरे पास अगर मैं सैंपल स्पेस निकालूंगी तो सैंपल स्पेस मेरे पास क्या बनेगा, सैंपल स्पेस दैट इज एस। एस में निकालती हूं तो कॉम्बिनेशन रेड रेड भी हो सकता है, रेड ब्लू भी हो सकता है, रेड ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू रेड भी हो सकता है, ब्लू ब्लू भी हो सकता है एंड ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन रेड भी हो सकता है, ग्रीन ब्लू भी हो सकता है एंड ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल सैंपल स्पेस। अब यहां एक गलती मत करना, यहां मैंने लिखा है रेड और ब्लू, यहां मैंने लिखा है ब्लू और रेड। बोथ आर डिफरेंट इवेंट्स, दोनों क्या हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर पहले रेड पेन आया, देन सेकंड पिक में वो ब्लू पेन आया, यहां पर फर्स्ट पिक में ब्लू पेन आया, सेकंड पिक में रेड पेन आया। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो मैटर नहीं करता, बट यहां पर ये मैटर करता है कि मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या है। तो सैंपल स्पेस के अंदर हम सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करते हैं। अब मैं यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर मैं निकालूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास कितने बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज द पार्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, अब पार्ट 2 के अंदर वो क्या कहता है कि फर्स्ट पिक में आपने जो पेन पिक किया और सेकंड पिक में जो आपके फ्रेंड ने पेन पिक किया वो दोनों सेम कलर के थे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स या इवेंट जो आएंगे फेवरेबल इवेंट्स वो कौन कौन से होंगे, आपने रेड पिक किया, आपके फ्रेंड ने भी रेड पिक किया, आपने ब्लू पिक किया, आपके फ्रेंड ने भी ब्लू कलर का पेन पिक किया, आपने ग्रीन किया, आपके फ्रेंड ने भी ग्रीन कलर का पेन जो है वो पिक किया। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स दैट इज n ऑफ e इज इक्वल टू 3 हो गया। अब वो पूछता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s, that is 3 divided by 9 and the answer comes out to be 1 divided by 3. In this way you can find the solution of the question. This is all about the exercise 7.4. Now moving to the next question, that is question number 1 of end of chapter exercise. End of chapter exercise का question number 1 जो है that is fill in the blanks. So fill in the blanks I read from the book. First है the probability of an impossible event. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। सो द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आंसर जो आएगा दैट इज 0। एक्सरसाइज दैट वी आर डिस्कसिंग इज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। सेकेंड में वो पूछता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया उसके सभी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को क्या कहा जाता है, that I already told you that is known as sample space. Sample space is the set of all possible outcomes that is possible when an experiment is carried out. Now third is
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा इवेंट जो फिक्स है कि ये डेफिनेटली होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। नाउ मूविंग टू द फोर्थ, टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश फॉर गेटिंग हेड्स। अगर हम एक फेयर कॉइन को टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें हेड मिलेगा? देखो दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे हेड मिलेगा या मुझे टेल मिलेगा। अब उसने पूछा है कि हेड मिलने के चांसेस क्या है? हेड मिलने के चांसेस क्या है? 1 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन द fill up in a survey of 50 students. 50 students हैं, 15 students said they liked football. कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर मैं देखूं तो दैट इज इक्वल टू 50 इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट? अब नंबर ऑफ इवेंट्स जो उसने पूछा है फुटबॉल के फेवर में कितने हैं? 15 है। अब वो कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 15 एंड द डैश, फर्स्ट डैश में फिल करना है फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव जहां टर्म आ गई वहां हम बात करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इवेंट क्या था? 15 था। किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिलअप में आ जाएगा मेरा 15 डिवाइडेड बाय 50। नाउ एंड इज डैश फिल इन द फ्रैक्शन और डेसिमल। अब मुझे क्या करना है? फिल इन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फिल करना है या फिर उसको डेसिमल फॉर्म में फिल करना है। फ्रैक्शन मेरा इसको क्या हो जाएगा? देखो 5 से मैं इसको कट करूंगी तो ये मेरा किस पे जाएगा? 3 पर जाएगा। इसको मैं 5 से कट करूंगी तो ये आ जाएगा 3/10। तो सेकंड फिलअप में मेरा क्या आएगा? अगर मेरे को वो फ्रैक्शन की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में लिखने को कह रहा है तो मैं आइदर आई एम राइटिंग 3/10 or I am writing 0.3. Both answer is correct in the second fill up. This is the answer of the first fill up and this is the answer of the second fill up in question number 2. Now question number 3, moving to the next question, that is question number 3. Question number 3 of end of chapter exercise is which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. जो नीचे लिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से कितने एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी है कि वो इक्वली जो है वो उसका आउटकम होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन, राइट? फर्स्ट इज ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर जो है वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी? अब देखो कार जो स्टार्ट होगी वो या नहीं स्टार्ट होगी वो एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। वो कितने सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? आपकी कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, नेक्स्ट इज वो बैटरी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बैटरी जो है अगर आपकी फ्यूल वाली कार भी है, पेट्रोल और डीजल वाली, तो देन ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द बैटरी कंडीशन। सो दिस इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली। दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर नहीं है, बिकॉज अगर वो ये कहता ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, अ फ्रेश न्यू कार हैविंग हिज कंडीशन, हैविंग द कंडीशन ऑफ कार इज गुड, कार की कंडीशन जो है वो गुड है, देन उस केस में आप कह सकते हो कि कार की स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी और कार की डज नॉट स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो सेम है। बट यहाँ उसने कार की कंडीशन आपको जो है वो नहीं दी हुई, तो देन दिस इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली एंड द रीजन एक्सप्लेन करने को बोला है। तो एक्सप्लेनेशन में आप यही लिखोगे कि कार स्टार्ट्स डिपेंड अपॉन मेनी कंडीशन। एग्जाम्पल इज योर कार कंडीशन, सेकेंड वन इज योर फ्यूल, थर्ड वन इज योर बैटरी एक्सेट्रा, राइट? अब सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस। एक फेयर कॉइन है उसको टॉस करना है, तो उस केस में फेयर कॉइन है तो इट मींस आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उस केस में आपके पास यहाँ पर दोनों इवेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है? आपकी सेम है। तो यस दिस इवेंट इज इक्वली likely, equally likely and the probability is 1/2. Now rolling a fair 6-sided die.
अब 6 साइडेड डाई को रोल करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी इक्वली लाइकली है या नहीं? रोल करने की प्रोबेबिलिटी तो आपकी इक्वली लाइकली है कि आप उसको रोल करोगे या नहीं करोगे, बट अब उस पे नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1/6। क्यों 1/6 है? क्योंकि यहां पर सैंपल स्पेस जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब किसी भी इवेंट, मान लो मुझे 1 चाहिए, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैंने डाइस को रोल किया और 1 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 1/6। अगर मैं एक फेयर 6 साइडेड डाइस को रोल कर रही हूं। नाउ द फोर्थ इज चूजिंग अ मार्बल रेंडमली फ्रॉम अ बैग। एक बैग से मैं मार्बल को चूज कर रही हूं रेंडमली, और बैग जो है वो कंटेन करता है कि 3 रेड मार्बल्स हैं एंड 7 ब्लू मार्बल्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कि मैंने ब्रैकेट बैग में से रेड मार्बल को पिक किया, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो वो क्या है, 3। टोटल बैग के अंदर कितने मार्बल्स हैं, 3 + 7 दैट इज 10 मार्बल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ रेड मार्बल इज 3/10, while the probability of picking of blue marble is 7/10, क्योंकि टोटल ब्लू मार्बल्स जो है उस बैग में वो कितने हैं, 7 है, एंड टोटल मार्बल्स कितने हैं, 10 है। सो probability of red is not equal to probability of blue। तो ये इवेंट इक्वली लाइकली कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। सो आंसर इज नॉट इक्वली लाइकली। अब कहोगे मैडम इक्वली लाइकली में तो 1/2 होता है, बट आपने यहां लिख दिया प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये इक्वली लाइकली कैसे हुआ? ये इक्वली लाइकली इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं एक स्फीयर 6 साइडेड डाइस को रोल करूंगी तो हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो आने की क्या है, सेम प्रोबेबिलिटी है, 1/6। यहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रही हूं रेड की तो वो है 3/10, और ब्लू की अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूं तो वो है 7/10। तो यहां पर दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, देयरफॉर दिस इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली। Now moving to the last part, a baby is born, एक बेबी बॉर्न हुआ, it is a boy or a girl। देखो बेबी जो है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज इक्वली लाइकली, इक्वली likely। So here in this case probability comes out to be 1/2। In this way you can find the solution of the question. Rest questions of end of chapter exercise we solve in tomorrow's lecture. Still, if you are facing any difficulty in any of the concept of the probability, you can post your query in the comment box. Tomorrow we will meet with the new question set. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.